हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और परीक्षा की तैयारियां अपनी अच्छे से कर रहे होंगे। परीक्षा की तैयारियों के दृष्टिकोण से उसके लिए हम लोगों ने वीडियो कुछ रिवीजन, कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड था कि सर बहुत सारे फार्मूले हैं, जल्दी से उसको कैसे रिवाइज करेंगे। तो इसके लिए एक जो प्रीवियस वीडियो हम लोगों ने देखा था, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड फार्मूले देखे गए, जिसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में से रिलेटेड सभी फार्मूले देखे। इसके अलावा हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कैपेसिटर के फार्मूलों को देखेंगे और साथ ही साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी के फार्मूलों को देखेंगे। बोर्ड पे ये कैपेसिटर से रिलेटेड कुछ फार्मूला लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, ताकि जल्दी से एक बार में आप पूरे कैपेसिटर के फार्मूले को देख लेंगे, जो आपके न्यूमेरिकल में काफी हेल्प करेगा। तो आइए कैपेसिटर से रिलेटेड फार्मूला देखते हैं। पहला फार्मूला हमारा आता है कैपेसिटर के लिए, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है। कैपेसिटेंस क्या है? तो कैपेसिटेंस का मतलब होता है होल्ड करने की टेंडेंसी। कितना कोई भी अगर सब्सटेंस है तो उसकी कैपेसिटी क्या है, यहां चार्ज को होल्ड करने। यहां जो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की बात की जा रही है, यह इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या है, तो यह चार्ज को होल्ड करने की टेंडेंसी है कि कोई भी हमारा जो मटेरियल है वह चार्ज को कितना होल्ड कर सकता है। तो उसका कैपेसिटेंस जो होता है, कैपेसिटी जो है वह C इज टू होता है Q/V। Q/V का सेंस क्या है कि अगर किसी भी कैपेसिटर पे को अगर हम Q चार्ज देते हैं और Q चार्ज देने पे उसके उस कैपेसिटर पे पोटेंशियल की वैल्यू जो है अगर V है तो उसका कैपेसिटेंस हो जाता है Q/V। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर। एक स्फीयर है जो आइसोलेटेड है, उस पे अगर उसका रेडियस सपोज कर लेते हैं, या एक स्फेरिकल स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है, स्मॉल r है, और इस पे कुछ चार्ज अगर दिए गए हैं, तो इस केस में जो इसकी कैपेसिटी होगी, चार्ज को होल्ड करने की जो टेंडेंसी होगी, वो C इज इक्वल टू हो जाएगा 4πε0r। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसे इसका फॉर्मेशन होता है ये सब डीपली नहीं जाएंगे, ये जो हमारे लेक्चर वीडियो होंगे उसमें हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। यहां पे हम लोग को केवल फार्मूले का रिवाइज कर रहे हैं कि जल्दी से हमारा रिवीजन हो जाए। तो यहां हम लोग को देखना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक छोटा सा हमने फिगर ही बना रखा है। इस जो प्लेट है, प्लेट का जो एरिया है अगर वो कैपिटल A है और दोनों प्लेट के बिटवीन का डिस्टेंस स्मॉल d है और इसमें कोई डाई इलेक्ट्रिक मेटेरियल रखा हुआ है K, तो उस केस में कैपेसिटी हो जाएगी C इज इक्वल टू K/0A/d। सपोज कर लीजिए कि यहां पर अगर कोई भी मीडियम नहीं रखा हुआ है, एयर है, तो एयर के लिए K की वैल्यू फॉर एयर क्या हो जाता है, फॉर एयर K इज इक्वल टू 1 हो जाता है। जब K की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहां C की वैल्यू हो जाएगी, K का वैल्यू 1 रखते ही C इज इक्वल टू हो जाएगा ε0A/d। नेक्स्ट फार्मूला है कैपेसिटर्स इन सीरीज। आप जब क्लास पढ़े होंगे तो उसमें देखा होगा कि बहुत सारे हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं जिसमें बहुत सारे कैपेसिटर को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। कैपेसिटर को आपस में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो उनको आपस में सीरीज में कनेक्ट किया जाता है या फिर उनको आपस में पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। जो न्यूमेरिकल्स बनता है उस न्यूमेरिकल में सीरीज और पैरेलल दोनों का मिसलेनियस क्वेश्चन बना के दिया जाता है, लेकिन रिजल्ट अलग अलग हम निकालना सीखेंगे। फार्मूला जो होता है दोनों का अलग अलग निकाल के और फिर उनको जैसा भी रिजल्ट आता है उसके अकॉर्डिंग उसको ऐड किया जाता है। तो पहला जो फार्मूला है कैपेसिटर इन सीरीज, अगर सीरीज में n कैपेसिटर ऐड किए गए हैं, n का मतलब यहां n की वैल्यू 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस केस में यहां जो यहां कैपेसिटर यहां पे कैपेसिटर इन सीरीज में अगर ऐड हुआ है, सीरीज में कैसे ऐड होता है, तो सीरीज में ऐड करने के लिए एक कैपेसिटर का सेकेंड प्लेट जो है
सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से, फिर सेकंड का सेकंड प्लेट, थर्ड के फर्स्ट प्लेट से, इस सीक्वेंस में अगर ऐड हुआ हो तो उसको हम सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट निकालने के लिए यहाँ जो CS है हमारा, यह इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है, तो 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट डॉट 1/CN। इस तरीके से यहाँ वैल्यू रख के कैलकुलेट करके हम CS की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है कैपेसिटर इन पैरेलल। पैरेलल में कैसे कनेक्ट होता है, तो सभी कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट किसी एक पॉइंट से और सभी का सेकंड प्लेट किसी दूसरे पॉइंट से जब कनेक्ट होता है तो यह कॉम्बिनेशन हमारा कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन और भी इजी हो जाता है, अगर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड है तो उस केस में टोटल वैल्यू जो होगा CP वह डायरेक्ट सभी को ऐड कर देंगे, C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट CN। अगर सपोज कीजिए कि 2 ही प्लेट है तो C1 प्लस C2 हो जाएगा, 3 प्लेट्स हैं, 3 कैपेसिटर्स हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो जाएगा, 4 कैपेसिटर्स हैं तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 हो जाएगा। इस तरीके से हम अगर पैरेलल में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है तो उनका नेट रिजल्ट हम फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारा आता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अगर किसी भी कैपेसिटर जब चार्ज को होल्ड करता है, जब चार्ज को स्टोर करता है, तो उस केस में उस कैपेसिटर के पास अपनी कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। उस एनर्जी का वैल्यू होता है U इज इक्वल टू हाफ QV²/C। अगर Q चार्ज को स्टोर किया हुआ है तो एनर्जी हो जाएगा हाफ QV²/C। और अगर क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में सपोज कर लीजिए कि अगर पोटेंशियल दिया हुआ है उस चार्ज को होल्ड करने की वजह से कैपेसिटर के बिटवीन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर V हो जाता है तो उस केस में एनर्जी की वैल्यू हो जाएगा हाफ CV²। नेक्स्ट फार्मूला है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या है, देखिए जब यहां पे बना देते हैं, जैसे यहां पे 2 कैपेसिटर है और इन 2 कैपेसिटर्स को एक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाए, ऐसे वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उस केस में एक कैपेसिटर से चार्ज निकलकर दूसरे कैपेसिटर पे जाने लगता है या एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे जाने लगता है। तो जब कभी भी ऐसे कंबाइन करते हैं तो उस केस में पहले कैपेसिटर पे मान लेते हैं कि इसकी कैपेसिटी C1 है, पोटेंशियल V1 है, दूसरे की कैपेसिटी C2 है और पोटेंशियल V2 है। लेकिन जब इन्हें आपस में कनेक्ट कर देंगे तो उस केस में दोनों चार्ज की ट्रांसफरिंग होगी और चार्ज की ट्रांसफरिंग तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल न हो जाए। हम मान लेते हैं कि दोनों का जो कॉमन पोटेंशियल है V है, तो उस कॉमन पोटेंशियल V की वैल्यू होता है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। इसके बाद नेक्स्ट फार्मूला है लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ शेयरिंग ऑफ चार्जेज। 2 कंडक्टर के पे अवेलेबल चार्ज की जब शेयरिंग होती है, ट्रांसफरिंग होता है, तो उस केस में कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। एनर्जी अब ये कहां हो जाता है, तो जब ट्रांसफरिंग होता है चार्ज का, तो जो कनेक्टिंग वायर है उसके थ्रू जब ट्रांसफर होता है तो कुछ हीट एनर्जी के फॉर्म में, कुछ एनर्जी जो है वह हीट एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाता है। तो कितना लॉस होता है, तो दोनों पहले कनेक्शन के पहले टोटल एनर्जी अगर E1 है और उनको कनेक्ट करने के बाद जो टोटल एनर्जी है E2 है, तो दोनों का डिफरेंस E1 माइनस E2 लॉस ऑफ एनर्जी के इक्वल होता है और इसका वैल्यू आता है E1 माइनस E2 इज इक्वल टू C1 C2 ब्रैकेट में V1 माइनस V2 ऑफ होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ ए डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। सपोज कर लीजिए कि अगर कोई कैपेसिटर है और इसके बीच में कोई एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखा गया है इस तरीके से, जिसकी थिकनेस T है, पूरा इनके बिटवीन का डिस्टेंस D है, दोनों प्लेट के बिटवीन का डिस्टेंस D है और उसके बीच में T थिकनेस का एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब रखा हुआ है, तो उस केस में कैपेसिटेंस का वैल्यू जाता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D माइनस T ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाई K। यहाँ K डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है,
सपोज कर लीजिए कि अगर यह पूरा डाई इलेक्ट्रिक से अगर पूरा फिलअप हो गया तो टी की वैल्यू डी रख देंगे, और जब डी रखेंगे तो और कैलकुलेट करेंगे तो वापस इस फार्मूले पे हम पहुंच जाते हैं, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। इस तरीके से इन फार्मूले का यूज करके हम एग्जाम में कैपेसिटर से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उन सभी को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन, इस वीडियो का नेक्स्ट सेक्शन हमारा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। पहला सेक्शन हमारा था कैपेसिटर का, और जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें जो पहला फार्मूला है हमारा, इसके पहले जितना भी हम लोग को देखे, जो भी फार्मूला आया था, क्वेश्चन आया था, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से था प्रीवियस वीडियो से लेके, और कैपेसिटर तक जो भी चार्ज की प्रॉपर्टी थी वो स्टैटिक प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट था, और करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वह चार्ज की डायनेमिक प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। जब चार्ज मूवमेंट में चला आता है तो चार्ज की प्रॉपर्टी को करंट के रूप में पढ़ते हैं, सीधे सीधे चार्ज के रूप में नहीं पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो पहला फार्मूला हमारा बनता है वो है इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज फ्लो करता है तो फ्लो करने की जो रेट होती है उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। सेकेंड फार्मूला है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है? जब किसी भी कंडक्टर को जब सेल से जोड़ दिया जाता है या बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वह बहुत ही स्लो स्पीड से चलना शुरू कर देते हैं। जब तक बैटरी से कनेक्ट नहीं किए रहते हैं तब तक उनका जो स्पीड होता है उसको थर्मल वेलोसिटी बोलते हैं, जो काफी हाई होता है, 10⁵ मीटर पर सेकंड का रेंज होता है। और जैसे ही उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है तो उनकी स्पीड काफी स्लो हो जाती है और वह 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकंड के रेंज का हो जाता है। और उसकी वैल्यू जो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd, यह हो जाता है a टाउ। टाउ क्या है? टाउ जो है रिलैक्सेशन टाइम है, a यहां एसिलेशन की वैल्यू है। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो आपस में कोलाइड करता रहता है, और टू सक्सेसिव कोलिजन के बिटवीन का जो एवरेज टाइम इंटरवल होता है ये हमारा टाउ होता है, इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ए एसिलेशन है, एसिलेशन की वैल्यू हो जाता है F/m। F की वैल्यू चूंकि इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला जा रहा है और यह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड E में है तो यहाँ E कैपिटल E/m, यह A का वैल्यू हो गया। इस वैल्यू को जब यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd की वैल्यू हो जाता है E कैपिटल E टाउ बाई m। m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट की वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म में जब फाइंड करते हैं तो फार्मूला आता है I इज इक्वल टू NEA/VD। n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका नंबर है स्मॉल m। एन E जो है यह है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिस भी वायर में करंट फ्लो कर रहा होगा उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वह कैपिटल A होता है, और VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो करंट का रिलेशन हो जाता है I इज इक्वल टू NEA/VD। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोबिलिटी म्यू E इज इक्वल टू हो जाता है VD बाई कैपिटल E। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है ओम्स लॉ। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ का स्टेटमेंट था कि जब कभी भी किसी कंडक्टर का फिजिकल स्टेट अनचेंज हो, स्पेशली टेम्परेचर को मेंशन किया गया कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो उस केस में कंडक्टर के बिटवीन में अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू और उस कंडक्टर में फ्लो करने वाले करंट का रेशियो जो होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और यह कांस्टेंट R होता है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रिलेशन मिलता है V/I इज इक्वल टू R। नेक्स्ट फार्मूला हमारा रेजिस्टेंस R की वैल्यू क्या होता है? तो R इज इक्वल टू होता है ρL/A। रो क्या है? वेयर रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की वैल्यू मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है या मटेरियल के नेचर को एक्सप्लेन करता है, और रो की वैल्यू होता है mne² टाउ। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाउ रिलैक्सेशन टाइम है। अब इस वैल्यू को जब ऊपर वाले वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर का वैल्यू मिल जाता है ml डिवाइडेड बाई ne² a टाउ। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी J से मेंशन करते हैं, J इज इक्वल टू आई बाई ए। आई का यह वैल्यू जब यहां से सब्स्टिट्यूट करेंगे NeVd, इस वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से ए कैंसिल हो जाता है और मिलता है NeVd। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी जितना ही रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के इनवर्स हैं बिल्कुल, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका कंडक्टेंस कम होगा, जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी उसकी कंडक्टिविटी लेस होगी, इनवर्स होता है एक दूसरे का। तो यहां से कंडक्टिविटी जो है सिग्मा ये हो जाता है 1/ρ। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है रिलेशन बिटवीन जे ई एंड ई। इन तीनों का रिलेशन निकालना है। J इज इक्वल टू हो जाता है सिग्मा E, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। नेक्स्ट फार्मूला हमारा है रेजिस्टेंसेज इन सीरीज। अगर कई रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड किया गया हो तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट Rn। यहां भी n की वैल्यू 1 2 3 4 समथिंग कुछ भी हो सकता है। अगर 2 रेजिस्टेंसेज होंगे तो R1 प्लस R2, 3 रेजिस्टेंसेज होंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है रेजिस्टेंसेज इन पैरेलल। अगर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp है तो यहां रिलेशन मिलता है 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट डॉट 1/Rn। यहां अगर R1 R2 R3 ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो, उनका इक्विवेलेंट Rp होता है। Rp का मतलब रेजिस्टेंस इन पैरेलल इक्विवेलेंट के लिए दिया गया है। तो इस तरीके से सीरीज और पैरेलल का रिजल्ट हम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन जो बनता है वह भी मिसलेनियस क्वेश्चन बनता है, आपस में दोनों को कनेक्ट करके। कुछ रेजिस्टेंस सीरीज में दिए गए होते हैं, कुछ पैरेलल में दिए गए होते हैं और आपस में उनको जोड़ के एक सर्किट दिया होता है जिससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको केयर करना होता है कि जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है और यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज, इन दोनों का जो रिजल्ट है ठीक एक दूसरे का अपोजिट है। यहां सीरीज में डायरेक्ट ऐड होता है और कैपेसिटर के केस में सीरीज में 1 करके ऐड होता है। ठीक उसी तरीके से यहां पैरेलल में 1/Rp इस तरीके से ऐड हुआ है 1/R1 प्लस 1/R2, जबकि कैपेसिटर में जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो डायरेक्ट C1 प्लस C2 प्लस C3 डायरेक्ट ऐड हो जाता है। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग का है इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए, जब भी करंट का फ्लो होता है तो आउटर सर्किट में करंट का हम यूज करते हैं, लेकिन बैटरी या सेल के अंदर भी करंट का फ्लो होता है और सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है वह इलेक्ट्रोलाइट भी क्या करता है, तो करंट के पाथ में रेजिस्टेंस अफोर्ड करता है, एक अपोज करता है। सेल के अंदर जो अपोज करने की टेंडेंसी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और यहाँ स्मॉल r से हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को शो किए हैं। E जो है ईएमएफ ऑफ द सेल है, I करंट है और V जो है यह टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहां जो फार्मूला मिलता है V इज इक्वल टू E माइनस R IR, यह मिलता है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। मतलब जब हम सेल का यूज कर रहे होते हैं उस समय यह फार्मूला एप्लीकेबल होगा, लेकिन जिस समय अगर हम सेल को चार्ज कर रहे होते हैं उस समय टर्मिनल पोटेंशियल इज इक्वल टू V इज इक्वल टू होता है E प्लस IR। एक्चुअल में जिस समय हम चार्ज कर रहे होते हैं उस समय हमारा टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो हमारे सेल के या बैटरी के ईएमएफ से अधिक होता है, तब जाके हमारी बैटरी या सेल चार्ज होती है। तो पहला जो है इसमें ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग है, जिस समय हम सेल का यूज करते हैं, और दूसरा ये जो फार्मूला है जिसमें हम सेल को चार्ज कर रहे होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा फार्मूला है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ से रिलेटेड है। किरचॉफ के 2 लॉ थे, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल में भी बहुत सारा यूज होता है। इंपॉर्टेंट फार्मूला है, 2 लॉ है इनके। फर्स्ट लॉ है सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। मतलब सेंस क्या है कि किसी भी इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं, किसी एक पॉइंट पे अगर बहुत सारे वायर कनेक्टेड हैं तो उस जंक्शन पे
जो टोटल करंट होगी, अपकमिंग जितनी करंट होगी उतना ही वैल्यू आउटगोइंग करंट का भी होगा। मतलब जो नेट करंट होगा वहां पर जीरो हो जाएगा। सपोज कर लीजिए कि यहां पर अगर कुछ करंट ऐसे आ रहा है, सपोज कीजिए I1 I2 आ रहा है और I3 यहां से बाहर जा रहा है, तो यहां से हो जाएगा I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। मतलब जो उस जंक्शन पे आने वाली जो टोटल करंट होगी और उस जंक्शन से बाहर जाने वाली जो टोटल करंट होगी, उन दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। यह जो फर्स्ट लॉ है, यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो फर्स्ट लॉ है वह किसको सेटिस्फाई करता है, सेकेंड लॉ किसको सेटिस्फाई करता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सेटिस्फाई करता है और सेकेंड लॉ जो है वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सेटिस्फाई करता है। सेकेंड लॉ है सिग्मा ई इज इक्वल टू सिग्मा आई आर। सिग्मा का मतलब यहां समेशन होता है, दैट मीन्स कि ई की अगर कई सारे ईएमएफ हैं, उन सभी ईएमएफ का जो सम है वह आई आर प्रोडक्ट जो होंगे, आई और आर मतलब करंट और रेजिस्टेंस के जो प्रोडक्ट होंगे, जितने प्रोडक्ट होंगे उनके सबके सम के इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है फार्मूला व्हीटस्टोन ब्रिज। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, एक्चुअल में ये प्रिंसिपल है। इसके बिहाफ पे बहुत सारे हमारे अप्लायंसेज हमारे सिलेबस में है, जैसे मीटर ब्रिज है, इसके अलावा हमारा पोटेंशियोमीटर है। तो ये सारे व्हीटस्टोन ब्रिज पे अप्लीकेबल ऑपरेटर्स होते हैं। लैब में भी हम उन ऑपरेटर्स पे वर्क करते हैं, न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। तो बेसिक इसका जो कंसेप्ट है P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। मतलब ये तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इनमें से कोई भी इन चार रेजिस्टेंस की वैल्यू है, इनमें से कोई भी तीन वैल्यू अगर गिवन है तो हम फोर्थ वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं। इस व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही बेस्ड हमारा जो ऑपरेटर्स है, जिसपे हम प्रैक्टिकल लैब में वर्क भी करते हैं, वो होता है हमारा मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में हम लोग वैल्यू जब कैलकुलेट करते हैं, लैब में भी काम करते हैं या न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो वहां से S इज इक्वल टू निकलता है 100 माइनस L अपान L इंटू R। R क्या है? R यहां हमारा नॉन रेजिस्टेंस है। जब लैब में काम किए होंगे तो आपको ध्यान भी होगा कि एक रेजिस्टेंस बॉक्स जुड़ा होता है, उसमें से कुछ रेजिस्टेंस को हम बाहर निकालते हैं। तो जितने वैल्यू के रेजिस्टेंस को हम बाहर निकालते हैं वह हमारा कैपिटल R की वैल्यू हो जाता है। L क्या है? L हम नल पॉइंट फाइंड करते हैं, एक जीरो पॉइंट फाइंड करते हैं, जिसमें गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो होता है। 1 मीटर लेंथ एक वायर होती है जिसपे हम स्लाइड करके क्या करते हैं, एक जीरो पॉइंट को फाइंड करते हैं, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन जीरो फाइंड करते हैं। सपोज कीजिए कि 20 सेंटीमीटर पे या 30 सेंटीमीटर पे हमारा अगर डिफ्लेक्शन जीरो आ रहा है तो L की वैल्यू हो जाएगा। और दूसरे साइड में उसको जब 100 में से माइनस करेंगे, 100 में से ही क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि टोटल वायर की लेंथ 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस तरीके से यहां उस क्वेश्चन में या उस लैब प्रैक्टिकल में हमें जो अननोन रेजिस्टेंस होता है एस की वैल्यू को इजीली फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन शुरू होता है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जूल्स लॉ के नाम से भी कई बार पूछा जाता है और कई बार हीटिंग इफेक्ट से रिलेटेड डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो यहां जो हीटिंग जूल्स लॉ है वो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई करंट की वैल्यू है, R रेजिस्टेंस है और T टाइम ड्यूरेशन है। यहां से वैल्यूज को अगर हम आपस में इंटरचेंज करें तो उस केस में हमें अलग अलग रूप में फार्मूला मिल सकता है, जैसे H इज इक्वल टू वी आई टी या H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। न्यूमेरिकल में जो भी डाटा दिया होगा उस डाटा के अकॉर्डिंग जिस इन तीनों में से जिसकी भी रिक्वायरमेंट होती है उस फार्मूले को रख के हम H की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फार्मूला है इलेक्ट्रिक पावर P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। ये फार्मूला भी छोटे क्लासों से हम लोग पावर का पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहां पर जो W है या H की वैल्यू जो निकाला गया है, यही वर्क डन से ही यह H की वैल्यू कैलकुलेट होता है। तो यह H की वैल्यूज को रखेंगे और जब T से डिवाइड करेंगे तो देखिए जैसे VIT है, इसमें T से डिवाइड करेंगे तो VI हो जाएगा। I स्क्वायर RT है, इसमें T से डिवाइड करेंगे तो I स्क्वायर R मिल जाएगा। V स्क्वायर बाई R इंटू टी में T से डिवाइड करेंगे तो V स्क्वायर बाई R मिल जाएगा। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पावर की वैल्यू को भी फाइंड कर सकते हैं। इसको भी करंट इलेक्ट्रिसिटी को एक बार आप चाहें तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, जिससे आप इजी वे में एक बार में ही करंट इलेक्ट्रिसिटी के सभी फार्मूले को रिवाइज कर सकते हैं। यहां तक जो टोटल था
हम लोग का इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सभी फार्मूले कवर हो गए। इन फार्मूलों का यूज करके हम न्यूमेरिकल को काफी इजी वे में कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपको अग्रिम बधाई देते हैं कि आप परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, बहुत अच्छे मार्क्स लाएं। बेस्ट ऑफ लक।